हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। वैसे तो मेरी मुलाकात आपसे स्कूल में हो ही चुकी है। आप स्कूल आ ही रहे हैं क्योंकि आपके एक्सटर्नल चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये जो साल है, जो ये 2021 है, 2021 है, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है। अभी ये नहीं पता कि एग्ज़ाम्स कब हैं, अभी कुछ क्लियर नहीं है कब होंगे, किस प्रकार से होंगे, लेकिन ये आपके प्री बोर्ड जो स्टार्ट हो रहे हैं 18 तारीख से, मुझे उम्मीद है कि आप उसमें पूरी मेहनत करेंगे, पूरी शिद्दत से आप अपनी पढ़ाई कर कर उन पेपर को देंगे। मेरी ऐसी उम्मीद है आप सबसे। आप सब बहुत मेहनत करिए, बहुत अच्छे अंक लाइए इस प्री बोर्ड में। इस प्री बोर्ड को ऐसा समझिए बच्चों, जैसे ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, तभी आप लोग बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। यदि आप इनको लाइटली लेंगे तो फिर आपकी तैयारी भी अच्छे से नहीं होगी, आपका दिमाग भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। अगर आप सोचेंगे कि ऐसे ही एग्ज़ाम देने हैं तो फिर आप लोग भविष्य में बोर्ड का पेपर भी अच्छे से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स का कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ये आपके प्री बोर्ड स्कूल में होने हैं। तो मैं आप सबसे यह उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पूरी मेहनत से इन एग्ज़ाम्स को देंगे। अच्छा बच्चों, हिंदी में मैंने आपका सिलेबस पूरा करवा कर आपको पूरा रिवीजन भी करवा दिया है। फिर भी यदि आपको किसी चैप्टर में अभी भी डाउट है तो हिंदी के पेपर में अभी टाइम है, आप मुझसे स्कूल में उसके बारे में पूछ सकते हैं। सिलेबस आपको पता ही है, सिलेबस पूरा है, जितना काउंसिल ने भी डिसाइड किया है, रिड्यूस किया है, उतना मैंने आपको पढ़ाया भी है। साहित्य सागर में 6 लेसन हैं जो मैंने आपको बताए हैं, एकांकी संचय में 5 लेसन है, एक महाभारत की सांझ उन्होंने अभी हटाया हुआ है, 4 लेसन एकांकी के मैं आपको रिवाइज करवा चुकी हूँ। लास्ट वाला लेसन दीपदान अभी बचा है पुनरावृत्त करवाने के लिए, जो मैं आज करवाऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि लैंग्वेज जैसा पेपर बोर्ड का पैटर्न है, पूरा पेपर वैसा ही है। आप लोग कई बार दे चुके हैं, 9th से 8th से वही पैटर्न हमारा शुरू हो जाता है। 9th में भी आपने वही पेपर दिया है, अभी 9th में आप अब 10th में आ गए हैं, 10th में हैं आप, तो 10th में भी आप कई बार उस पेपर को दे चुके हैं, तो आपको पैटर्न पता ही है पेपर का पैटर्न मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ। लैंग्वेज बच्चों आपने लर्न करना है, जो व्यावहारिक व्याकरण है आपकी, जो 8 नंबर की लैंग्वेज आती है, वो आपको पता ही है कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें आती हैं। मैं बार बार बताती भी हूँ वीडियो में। पर्यायवाची शब्द हैं, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, शुद्ध अशुद्ध है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे हैं बच्चों, आपकी लोकोक्ति है, कहीं से भी आता है, वाक्य परिवर्तन है। ठीक है बच्चों, ये सब आपको करना है, लर्न करने का काम आपका है लैंग्वेज का। ऐसे आपको पता ही है, पैटर्न मैंने आपको बताया है। ऐसे में कोटेशन होनी बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कहती हूँ, कोटेशन होनी चाहिए, अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए ऐसे की। व्यावहारिक जो व्याकरण होती है आपकी भाषा के, जो अच्छे वर्ड्स होते हैं, अच्छे शब्द उसमें होने चाहिए आपके व्याकरण के ऐसे में, निबंध में आपके अच्छे शब्द होने चाहिए। पैटर्न आपको लेटर का भी पता है बच्चों, अनौपचारिक औपचारिक, मैंने दोनों पत्रों का आपको प्रारूप कई बार समझाया हुआ है। अनौपचारिक में क्या होता है, औपचारिक में क्या होता है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आपकी जो पुस्तक है व्याकरण की, उसमें डिटेल में पूरा चार्ट बना के पत्र का प्रारूप समझाया हुआ है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्कूल में। ठीक है बच्चों, अब मैं जो आपका ये दीपदान चैप्टर है इसको रिवाइज करवाती हूँ, इसकी समरी बताती हूँ। अभी मैंने डिटेल में रिसेंट ही आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, कुछ दिन पहले वीडियो में ही, वीडियो के माध्यम से ये चैप्टर पढ़ाया था। यह एक एकांकी है, पन्ना धाय के ऊपर। पन्ना धाय इस एकांकी की मुख्य नायिका है। पन्ना धाय जो है एक गवर्नेंस यानी कि एक दायमा है, धायमा है। कुंवर उदय सिंह जो हैं, चित्तौड़ के जो राजकुमार हैं कुंवर उदय सिंह, उनकी धायमा है पन्ना। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं बच्चों, कुंवर उदय सिंह है चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र और राज्य का उत्तराधिकारी है वो। उसकी आयु अभी कम है, इसलिए राज्य का उत्तराधिकार उसको नहीं मिला है, 14 वर्ष है उसकी आयु। चंदन जो धायमा का अपना पुत्र है, उसकी आयु 13 वर्ष है, कुंवर से 1 साल छोटा है वो। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है, उसकी आयु 32 वर्ष है, 32 वर्ष। पन्ना जो है धायमा, कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय, जो कुंवर की देखभाल करती है। चंदन की माँ है वो, आयु उसकी 30 वर्ष है। सोना रावल रूप सिंह की लड़की है, आयु उसकी 16 वर्ष है।
शामली जो है अंतःपुर की परिचारिका है, परिचारिका मतलब काम करती है महल में, उसकी आयु 28 वर्ष है। और कीरत जूठी पतलें उठाने वाला एक बारी है जो जूठी पतलें उठाने का काम करता है महल में, उसकी आयु 40 वर्ष है। तो बच्चों ये इस एकांकी के मुख्य पात्र हैं जिनका इसमें जिक्र हुआ है एकांकी में। तो मैं इसकी समरी आपको बता रही हूँ दीपदान एकांकी की। प्रस्तुत एकांकी में जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जिन्होंने ये एकांकी लिखी है, राजपूताने की वीरांगना पन्ना धाय के अभूतपूर्व बलिदान का चित्रण करते हैं। मतलब पन्ना धाय का बलिदान जो पन्ना धाय ने दिया है इस एकांकी में, उसका चित्रण इसमें किया गया है। एकांकी ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। ये एक हिस्टोरिकल घटना है, मतलब ऐतिहासिक घटना है पुराने समय की, उस पर यह एकांकी आधारित है। महाराणा सांगा की जब मृत्यु हो जाती है तो उनका पुत्र जो है राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था। मतलब महाराणा सांगा के मरने के बाद उनके पुत्र को गद्दी पर बैठना था, पर वह अभी केवल 14 वर्ष का था। क्योंकि उसकी आयु कम थी उदय सिंह की, वो केवल 14 वर्ष का था, इसलिए उसे गद्दी नहीं सौंपी जा सकती थी। इसलिए महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। इसलिए किसे अपॉइंट किया गया? बनवीर को अपॉइंट किया गया, और कोई मिला ही नहीं। तो महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। धीरे धीरे बनवीर राज्य को पूरी तरह हड़प लेने की योजना बनाने लगा। धीरे धीरे उसके मन में लालच आने लगा और वो सोचने लगा कि कुंवर उदय सिंह को अपने रास्ते से हटा देता हूँ ताकि पूरा राज्य जो है मेरे ही अधिकार में आ जाए। ऐसी योजना वो बनाने लगा, प्लान बनाने लगा। उसने एक रात्रि में क्या किया, एक रात में उसने दीपदान के आयोजन के बहाने उसने दीपदान का आयोजन करवाया, लेकिन यह उसकी एक चाल थी। नृत्य का आयोजन करवाया उसने, तथा प्रजाजनों, लेकिन जो उसके प्रजाजन थे, मतलब जो उसके राज्य वाले थे, उनको इस नृत्य में व्यस्त रखकर उनको उसने सोचा कि मैं इस नाच में उनको बिजी कर दूंगा, व्यस्त कर दूंगा, और कुंवर उदय सिंह की हत्या की योजना बनाई उसने सोचा सारे नगरवासी जो है इस दीपदान में व्यस्त हो जाएंगे, और वो योजना बनाने लगा कुंवर उदय सिंह को मारने की। परंतु कुंवर की देखभाल करने वाली धाय माँ पन्ना को बनवीर के षड्यंत्र का पता चल गया, लेकिन जो पन्ना थी उसको वो भांप गई कि बनवीर जो है कोई चाल चल रहा है और वो कुंवर के प्राण लेना चाहता है। वह अत्यंत सावधानी तथा चतुराई से कुंवर को जूठी पत्थर उठाने वाले बारी जो महल में काम करता था कीरत, उसके टोकरे में छिपाकर राजभवन से बाहर भेज देती है। वो चालाकी से, जब उसे पता चलता है कि बनवीर ऐसी कोई चाल चल रहा है, तो वो चतुराई से कुंवर को जूठी पत्थर उठाने वाले बारी की टोकरी में, जिसमें वो टोकरी में जूठी पत्थर ले जाता था, उसमें छिपाकर राजभवन से बाहर भेज देती है तथा कुंवर की शैया पर अपने इकलौते पुत्र चंदन को सुला देती है। देखिए उसका हृदय कितना बड़ा होगा। वो कुंवर की सेज पर अपने पुत्र चंदन को सुला देती है ताकि बनवीर आए तो उसे यह धोखा रहे कि यहाँ कुंवर जी सोए हैं और वो कुंवर के महल से निकलने का प्लान ना जान पाए। बनवीर ने पहले महाराणा विक्रमादित्य की हत्या की तथा बाद में कुंवर उदय सिंह को मारने के उद्देश्य से उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है। वो बनवीर ने शैया पर सोए चंदन को उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी। उसने सोचा कि कुंवर की शैया पर कुंवर ही सोए हैं, उसे पन्ना की योजना का पता नहीं चल पाया और उसने चंदन को उदय सिंह समझकर मार दिया। इस प्रकार पन्ना ने अपने पुत्र की बलि चढ़ाकर मेवाड़ के सिंहासन के उत्तराधिकारी की रक्षा की। वो चाहती तो अपने बेटे को बचा सकती थी, कुंवर को मर जाने देती, लेकिन उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि रक्त से उसका नमक जो उसने खाया है महल का वो बड़ा है, उसे अपने चित्तौड़ के संरक्षक की रक्षा करनी है, और उसने अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। मतलब ये उसका एक अभूतपूर्व बलिदान है जो इतिहास में यह कहानी दर्ज है। इसीलिए पन्ना का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, क्योंकि उसने अपने राज्य के उत्तराधिकारी को बचाने के लिए यह भी परवाह नहीं की, अपने बेटे, छोटे से बेटे अपने चंदन को बलि चढ़ा दिया। दुख तो उसे भी बहुत हुआ, लेकिन उसने पहले अपने कर्तव्य को महत्व दिया। तो बच्चों यह दीपदान एकांकी में बताया गया है। मुझे आशा है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले भी मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है और चैप्टर आपका बहुत इजी है, ये अच्छा चैप्टर है, एक शिक्षाप्रद कहानी है, ये हमको एक शिक्षा मिलती है इससे। तो बच्चों एग्ज़ाम्स के लिए आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। 23 तारीख को हिंदी का पेपर है आपका, शायद 23 को ही है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए अपने पेपर की। लैंग्वेज अच्छी रखिए। लैंग्वेज में जो भी आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका ये ऐसे है, लेटर है, मैंने पहले ही बोला कि इनकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, अच्छी भाषा होनी चाहिए, अच्छी इसमें सूक्ति लोकोक्ति का प्रयोग होना चाहिए। आप लोग इसको लाइट में ना लें। लैंग्वेज में ही मार्क्स आपके
अच्छे आते हैं, ऐसा नहीं है कि कटते हैं। अगर आपकी भाषा अच्छी है, भाषा प्रवाह अच्छा है, आपका लिखने का तरीका अच्छा है, तो लैंग्वेज में आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। बच्चों के दिमाग में गलत थिंकिंग होती है ना कि लैंग्वेज में मार्क्स कटते हैं। कटते तब हैं जब आप बिना पढ़े ही उसको देते हैं, मतलब आपने पत्र को ढंग से नहीं पढ़ा, आपने निबंध ऐसे ही लिख दिया उठा के, तब आपके मार्क्स कटते हैं। और लिटरेचर तो आपके हाथ में ही है, पाठ चैप्टर आपको पता है, सारा बुक में दिया हुआ है, पढ़िए और अच्छे से गद्यांश को पढ़िए। जिनके आधार पर 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं उनको अच्छे से चूज़ कीजिए, अच्छे से, क्योंकि गद्यांश भी आपको उसमें चॉइस मिलती है। सारे गद्यांश तो आपको करने नहीं होते, 2 आपको इसमें से करने हैं, 1 सॉरी आपको एकांकी में से करना है, 1 आपको साहित्य में से कंपलसरी है करना। बाकी आप जो 3 करने हैं वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे वो आप इधर से करें एकांकी से, चाहे वो आप साहित्य से करें। टोटल 4 आपको करने होते हैं। तो आप लोग अच्छे से अपने आंसर दीजिए, चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। समझ में नहीं आता एक बार और पढ़िए, नहीं आता फिर भी मेरे से पूछिए। तो बच्चों, मैं आपको बहुत शुभकामना देती हूँ आपके पेपर्स के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए, सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए। सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करिए और तब अपने पेपर दीजिए। मेरी शुभकामना हमेशा आपके साथ है। उम्मीद करती हूँ आप लोग एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा करेंगे, अच्छे से पेपर को देंगे। तो इतना ही रखेंगे आज की वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।